वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। एक पॉलिटिकल पार्टी वो एक ग्रुप है लोगों का जो इकट्ठा मतलब एक जो ग्रुप बनाते हैं इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए और गवर्नमेंट की जो पावर है उसे होल्ड करते हैं। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स फॉर प्रमोटिंग नेशनल इंटरेस्ट। वो कुछ पॉलिसीज़ में जो है एग्री भी करते हैं उनको प्रमोट करने के लिए, और हर एक बंदे के अलग व्यू होते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए सही है गलत है। तो पार्टी एक दूसरी इस जो पॉलिसीज़ होती हैं इनको दूसरी पॉलिसीज़ से उन जो पहले थी उनसे अपग्रेड मतलब उनको बेहतर बनाने की कोशिश करती रहती हैं। और ये जो पॉलिसी हैं ये इम्प्लीमेंट करती हैं पॉपुलर सपोर्ट गेन करने के लिए करके इलेक्शंस में। और ये जो है फंडामेंटल राइट को भी इफेक्ट करती हैं पॉलिटिकल डिवीज़न में की सोसाइटी में, ठीक है। और पार्टीज़ जो हैं पार्टियनशिप का भी पार्ट होती हैं। और एक पार्टी के 3 कंपोनेंट होते हैं, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोवर्स। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको इस वीडियो के जो है नोट्स चाहिए, जो जिन नोट्स को यूज़ करके इस वीडियो को बनाया गया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको जियोग्राफी और हिस्ट्री की जो वीडियोज़ हैं डिटेल्स जो नोट्स के साथ आपको अगर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए किसी और चैप्टर के भी, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। ज़्यादातर डेमोक्रेसीज़ में जो इलेक्शन है वो कंटेस्ट किए जाते हैं उन कैंडिडेट्स के बीच में जिनको पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा पुट अप किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करती हैं लोगों के लिए, और इसको जो है डिसीजन मेकिंग में भी उसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और पार्टीज़ जो हैं गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं, उसको रन करती हैं। ये लीडर्स को रिक्रूट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उसके बाद उनको मिनिस्टर बना देती हैं गवर्नमेंट को रन करने के लिए इन दी वे दे वांट, जिस भी तरीके से उसको वो चलाना चाहती हैं। उसके बाद है पार्टी जो है पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं। वो जो कोई इशू होता है उसको हाईलाइट करते हैं, उसको रेज़ करते हैं। और पार्टी के अंदर कई लाखों मेंबर्स होते हैं जो चारों तरफ कंट्री में फैले होते हैं, जो कि लोगों के ओपिनियन को शेप करने में हेल्प करते हैं उनके फेवर में। मतलब उनका जो ओपिनियन है, लोगों का ओपिनियन, उसको चेंज करके अपने फेवर में बनाने के लिए उनके कई जो है मेंबर्स फैले होते हैं पूरी कंट्री में। उसके बाद है पार्टीज़ जो हैं एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं लोगों को गवर्नमेंट मशीनरी और वेल्फेयर शेम्स के जो कि इम्प्लीमेंटेड कराई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए लोकल पार्टी के लीडर को अप्रोच करना आसान है दैन ए गवर्नमेंट ऑफिसर। इसलिए जो है पॉलिटिकल पार्टी जो लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़्यादा क्लोज रहते हैं, जब अगर चाहे उनको उनके ऊपर पूरा जो है विश्वास ना हो तब भी। उसके बाद आ जाता है नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो गवर्नमेंट की एक्सेस हैं उसके जो हैं मतलब उन्हीं के बेसिस पे गवर्नमेंट बनती है। और ज़्यादातर डेमोक्रेसी में जो इलेक्शंस हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ही किए जाते हैं। ये अगर ऐसा सोचना भी मुश्किल है जिस डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी ना हो। बिना पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे, और इसलिए कोई भी प्रॉमिस नहीं करेगा लोगों के साथ कोई प्रॉमिस नहीं करेगा, क्योंकि अगर ग्रुप में नहीं होंगे तो जो बड़ी बड़ी पॉलिसी के चेंजेस होते हैं उसमें, ठीक है, छोटी मोटी तो चेंजेस करा सकते हैं, बट बड़े कोई पॉलिसी में चेंज हो वो नहीं होगा। जो गवर्नमेंट है वो बन भी जाएगी पर वो उसकी लाइफ अनसर्टेन रहेगी। अब इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बड़ा बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं, पर वो पूरी कंट्री के लिए तो कुछ नहीं कर सकते ना। कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि कंट्री को कैसे रन करा जाए। और जो पॉलिटिकल पार्टी का जो राइज है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के एमरजेंस की वजह से उससे लिंक है डायरेक्टली। लार्ज स्केल सोसाइटी है नीड ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब लार्ज स्केल मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं उस सोसाइटी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद है जैसे कि जो सोसाइटी है वो लार्ज और कॉम्प्लेक्स मतलब अलग अलग जाति के लोग रहते हैं उसमें,
तो उनको एक एजेंसी की भी नहीं ज़रूरत होती है जो उनके जो अलग अलग व्यूज़ हैं उसको अलग अलग इश्यूज़ पे वो गैदर करे, इकट्ठा करे और उसको गवर्नमेंट के सामने जो है प्रेजेंट करे। ये सारा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा किया जाता है। ये उसकी नेसेसिटी है, जो उसकी ज़रूरी है भी। पॉलिटिकल पार्टी एक डेमोक्रेसी में होनी क्यों ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स। अब 3 तरह के पार्टी सिस्टम्स होते हैं, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। सबसे पहले है वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम वो पार्टी सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ एक सिंगल पार्टी को जो है वर्क, कंट्रोल और गवर्नमेंट को रन करने का अधिकार होता है। जैसे इसका एग्जांपल है चाइना। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर हम एक पार्टी को गुड ऑप्शन नहीं मान सकते क्योंकि डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है, लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं होगी इलेक्शन के अंदर। तो एक डेमोक्रेसी में कम से कम 2 पार्टीज़ होनी चाहिए इलेक्शन को कम्पीट करने के लिए। और ये कोई ज़्यादातर इंटरेस्ट भी, जो वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होंगे तो वो इसको भी ज़्यादा अलो नहीं करता। और ये जो पार्टी सिस्टम है ये डिक्टेटरशिप के पास ही है। उसके बाद आ जाता है टू पार्टी सिस्टम। ये पार्टी सिस्टम वो होता है जिसमें दो मेन पार्टीज़ होती हैं, उनके बीच में इलेक्शंस होते हैं। और अदर पार्टीज़ हो भी सकती है पर इलेक्शन जो है वो हो सकते हैं जो कम सीट्स जीते हैं। तो मतलब मेन 2 ही पार्टी होती हैं इसमें, ठीक है। और इस पार्टी सिस्टम को टू पार्टी सिस्टम या बाई पार्टी सिस्टम भी कहते हैं। इसके एग्जांपल ये हैं यूएसए और यूके। इसके एडवांटेजेस हैं कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में हेल्प करता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है और जो सरकार गिरने की जो भी प्रॉब्लम वो होती है वो चांसेस कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद असेंबली हंग होने के भी कोई चांस नहीं। और जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं ये है कि ये एक इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा तरह की जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो उन सब के ओपिनियंस अलग अलग हैं, तो उनको मल्टी पार्टी सिस्टम चाहिए होएगा। वोटर्स को ज़्यादा जो चॉइस नहीं मिलती क्योंकि 2 पार्टी होती हैं, उनके बीच इतनी चॉइस होती नहीं। उसके बाद आता है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम वो है जिसके अंदर 2 से ज़्यादा पार्टीज़ जो है फंक्शन कर सकती हैं और जो है इलेक्शन जीत सकती हैं अलायंस बना के। इसका एग्जांपल है इंडिया। और इसके एडवांटेजेस हैं कि ये जो है पॉलिटिकल चॉइस प्रोवाइड करती है लोगों को, और इसके जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा ओपिनियंस मिल जाते हैं, वैरायटी ऑफ ओपिनियंस मिल जाता है पब्लिक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस के लिए, और ये इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री के लिए भी सूटेबल है। इसके डिसएडवांटेज ये है कि ये मैसेज आते हैं, मतलब अलग अलग तरह के लोग होते हैं, और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लीड करती है, मतलब उसकी वजह से पॉलिटिकल जो है स्टेबल नहीं रह पाता कई बार। अलायंस वो होता है जिसमें कुछ पार्टीज़ मिल के, मल्टी पार्टी सिस्टम में कुछ पार्टीज़ मिल के अपना हाथ मिला लेती हैं, किस लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, और एक अलायंस के रूप में इलेक्शन जीतती हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है एनडीए जो कि जिसमें बीजेपी है, यूपीए जिसमें कांग्रेस है, और उसके बाद है लेफ्ट फ्रंट। ये 3 आपके पास एग्जांपल्स हैं इनके। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई पार्टी सिस्टम किसी भी कंट्री के लिए सूटेबल नहीं है हर सिचुएशन में। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये पार्टी सिस्टम इस कंट्री में होएगा, तो कोई एक पार्टी सिस्टम सारी कंट्रीज़ में नहीं हो सकता। ऐसा क्यों, स्टडी करते हैं उसके बारे में भी पार्टी सिस्टम जो है एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कोई कंट्री चूज़ कर लें। ये इसको एक लंबा समय चाहिए होता है, उस सोसाइटी के नेचर पे डिपेंड करता है, ये सोशल और रिलीजनल डिवीज़न के ऊपर डिपेंड करता है, और उसकी पॉलिटिक्स की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसको चेंज करना कोई आसान काम नहीं है, और हर कंट्री को एक जो है पार्टी सिस्टम जो है डेवलप करना पड़ता है कुछ कंडीशंस के बेसिस पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है, क्यों, इंडिया जो है डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे अलग अलग धर्मों के, जातियों के लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डाइवर्सिटी है, सोशल डाइवर्सिटी है, ठीक है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, इसलिए इस कंट्री में कोई 2 या 1 पार्टी से काम नहीं चल सकता, यहाँ पे 2 से ज़्यादा पार्टीज चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ पार्टीज़। पार्टीज़ 2 तरह की होती है, रीजनल, और जिनको हम स्टेट पार्टीज़ भी कह लेते हैं, या फिर नेशनल पार्टीज़। जो है इनके कुछ कंडीशंस होती हैं। जो रीजनल पार्टी होती है वो पार्टी रीजनल कब कहलाती है, जब वो कम से कम 6% लेजिस्लेटिव असेंबली में 6% कम से कम वोट जीतें, और साथ ही साथ 2 सीट्स भी जीतें, उसे
रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। उसके बाद है नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी वो पार्टी होती है जिसमें जो अगर 6% वोट जीते लोकसभा में, ठीक है, और चार स्टेट में 6% वोट जीते और कम से कम 4 सीट्स जीते लोकसभा में, उसे हम जो है नेशनल पार्टी कहते हैं। जो स्टेट पार्टी है वो स्टेट लेवल पे उसको वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, ऑपरेट करती हैं, फंक्शन करती हैं और रीजनल इशू को रेज़ करती हैं। और जो नेशनल पार्टी है वो पूरे इंडिया में जो है ऑपरेट करती हैं, फंक्शन करती हैं और नेशनल इशूज़ को रेज करती हैं। अब रीजनल पार्टी का एग्जांपल है अकाली दल, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। और जो आपके नेशनल पार्टीज़ के एग्जांपल हैं वो है बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सीपीआई एक्सेट्रा। उसके बाद आ जाता है जो पार्टीज़ हैं हमारे इंडिया में टोटल 7 जो हैं मेन आपकी नेशनल पार्टीज़ हैं। तो उनके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC। इसको 1 जनवरी 1998 में लॉन्च करा गया था ममता बनर्जी की लीडरशिप के अंदर, और इसको नेशनल पार्टी कब रिकॉग्नाइज किया गया था 2016 में, ठीक है। इस पार्टी का सिंबल है फ्लावर्स और ग्रास। इसका मेन बेस है वेस्ट बंगाल और ये सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म को प्रमोट करती है। उसके बाद है बहुजन समाज पार्टी, BSP। ये बनी थी 1984 में काशीराम की लीडरशिप में, और ये जो है पार्टी जो है बहुजन समाज, जिसमें दलित और आदिवासी OBC जो पिछड़े कम्युनिटीज़ होती हैं उनकी जो है जो उनके लिए पावर सिक्योर करता है, उनकी जो है डिमांड्स को आगे रखता है। ये मेनली उनके सपोर्ट में काम करता है, ठीक है। उसके बाद है ये जो पार्टी है ये इंस्पिरेशन किसके से लेती है, किसके से बंदे से इसने इंस्पिरेशन ले रखी है, इंस्पायर हो रखी है, वो है साहू महाराज, महात्मा फुले, पय्यर रामास्वामी और बाबा साहेब अम्बेडकर। इसका मेन बेस है यूपी। उसके बाद है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इसको 1980 में फाउंड करा गया था। इसको जो है मतलब इसका नाम बदल दिया गया था भारतीय जनसंघ। पहले इस नाम से एक पार्टी हुआ करती थी, फिर बाद में उसको जो है रिवाइज करके उसका नाम बदल के रख दिया गया भारतीय जनता पार्टी, जो रखा गया था श्याम प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। और जो भारतीय जनता दल है वो बना था 1951 में। उसके बाद है ये पार्टी जो है एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बनाने की जो है डिमांड रखती है, और ये जो इंस्पिरेशन लेती है इंडिया के जो एंशिएंट कल्चर है उससे। ये कल्चरल नेशनलिज्म को प्रमोट करती है, ठीक है। और ये जो है ये जम्मू और कश्मीर की जो फुल टेरिटोरियल और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन जो अब यहाँ से आर्टिकल 370 हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, वो ये इसकी डिमांड थी पहले से, तो वो इन्होंने पूरा कर दिया। उसके बाद है कि इसका जो कॉमन सिविल कोड ये है कि यहाँ पे कोई रिलीजन्स जो कन्वर्सेशन होती है उस पर बैन लगना चाहिए, और सब के लिए एक ही जो है कोड होना चाहिए, सिविल कोड। आजकल क्या होता है कि हिंदू के लिए अलग सिविल कोड है, मुस्लिम के लिए अलग है, सिख के लिए अलग है, और जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए अलग है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इस पार्टी की डिमांड थी। उसके बाद है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI। ये पार्टी बनी थी 1925 में। ये मार्क्सिज्म लेनिज्म के जो है उस पर बिलीव करती थी और सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को प्रमोट करती थी। ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एज ए मीन्स ऑफ प्रमोटिंग इंटरेस्ट के रूप में उसको मानती थी, वर्किंग क्लास की, फार्मर्स की और पुअर्स की। ये जो है जो सेक्सेशन और कम्युनलिज्म की जो फोर्सेस उसको अपोज करती थी। उसके बाद है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM। ये पार्टी 1964 में बनी थी। ये भी जो है मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म में जो है बिलीव रखती थी। ये जो पार्टी है ये उसी पार्टी से जो है टूट के उसके जो स्प्लिट हुई थी, वो पार्टी 1964 में स्प्लिट हो गई थी और उसके बाद ये पार्टी बनी थी, ठीक है। और ये पार्टी जो है सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती थी, और इम्पीरियलिज्म और कम्युनलिज्म का अपोजिशन मतलब उसका विरोध करती है, ठीक है। ये पार्टी डेमोक्रेटिक इलेक्शन को एज ए यूज़फुल और हेल्पफुल मीन्स के रूप में मानती है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को बढ़ावा देने के, उसको सिक्योर करने के लिए। ये जो पार्टी है
ये जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके खिलाफ है, और ये चाहती है कि जो कि अलो करें फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इनटू इंडिया, मतलब उसमें इंपोर्ट हो जाए बिना किसी टैक्स को लगाए। ठीक है, ये पार्टी का ये मानना है। उसके बाद है इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। इस पार्टी को ये पार्टी बनी थी 1885 में। ये इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है, और ये एक सेंट्रिस्ट पार्टी है। अ, मतलब अब कुछ होती हैं जैसे राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट, ये सेंट्रिस्ट पार्टी है। राइटिस्ट पार्टी में यूएसए जैसी कंट्रीज़ आ जाती हैं, और लेफ्टिस्ट पार्टी में ये रशिया जैसी दो ग्रुप्स बने हुए थे, पर इंडिया ने कहा हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, तो ये सेंट्रिस्ट पार्टी बनी। क्योंकि उस टाइम पे जो है लीडरशिप में जो गवर्नमेंट जिसने बना रखी थी वो थी आईएनसी। ठीक है, उसके बाद है ये पार्टी जो है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को सपोर्ट करती है, पर एक ह्यूमन फेस के साथ, और ये सेकुलरिज्म को प्रमोट करती है। और ये जो पार्टी है ये वीकर सेक्शन और जो माइनॉरिटीज़ है उनके वेलफेयर के लिए भी काम करती है। उसके बाद है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये जो पार्टी है ये 1999 में बनी थी कांग्रेस के अंदर से स्प्लिट होके। ये जो पार्टी है ये सपोर्ट करती है डेमोक्रेसी को, गांधी एंड सेकुलरिज्म को, इक्वालिटी को, और सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म को। ठीक है, और ये हाई ऑफिस ये मान चाहती थी कि जो हाई ऑफिस है गवर्नमेंट में वो नेचुरल बोर्न सिटीज़न को कन्फाइड किया जाए, और इसका मेन बेस है महाराष्ट्र, एनसीपी जिसको आप कहते हो, वो जो ये पार्टी है। उसके बाद है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज़। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको मतलब कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, हर जो पूरे वर्ल्ड में पार्टीज़ के पास जो है टेंडेंसी है कि पावर को एक मतलब वहाँ पे ज़्यादातर जितनी पार्टीज़ हैं वो पार्टी क्या करते हैं, एक या कुछ लीडर को जो टॉप पे रखती हैं और सारी पावर उनके हाथ में होती है। और उनके उनके पास जो है ज़्यादातर पार्टियों के पास अपने मेंबर्स की पूरी लिस्ट नहीं होती, और वो अपनी ज़्यादातर जो रूटीन ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स हैं उसको भी होल्ड नहीं करता रूटीन में, और अपने इंटरनली इलेक्शंस होते हैं उनको भी कंडक्ट करने में फेल हो जाता है, और इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करता। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ कमियां हैं उनमें। उसके बाद डायनेस्टिक सक्सेशन, इसका मतलब है जो टॉप पोजीशन है पार्टी में वो एक फैमिली के मेंबर्स के द्वारा ही जो है कंट्रोल करी जाती हैं। ये जो है पार्टी को जो है मतलब बाकी लोगों की जो पार्टी के बाकी मेंबर्स हैं उनको ऊपर बढ़ने का वो जो है मना कर देता है, उस पर रोक लगा देता है, जैसे कि अब हमारी कांग्रेस पार्टी आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है मनी एंड मसल पावर्स। कुछ पार्टीज जो ऐसी हैं मतलब ये फोकस करती हैं सिर्फ इलेक्शन जीतने पे, ये चाहती हैं कि शॉर्टकट अपना लें। ये उन कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं जो ज़्यादा मनी रेज कर सकते हैं। रिच पीपल और कंपनी जो है इस पार्टी को फंड देते हैं। ये उनकी जो ये पॉलिसी है, मतलब जो भी इनको फंड देता है उसके लिए काम करती हैं, फिर पॉलिसी उनके बिहाफ पे उनके फेवर में ही बनाती हैं। उसके बाद है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस ऑफ वोटर्स। जो आज के टाइम में क्या है कि कई पार्टी ऐसी हैं जिनके बीच में डिफरेंस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा। मतलब जो फॉर एग्जांपल ले लो कि लेबर पार्टी जो कि और कंजर्वेटिव पार्टी है, ब्रिटेन की ये दोनों पार्टीज़ हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कम है, इनकी आइडियोलॉजी में, इनके जो है विचारधाराओं में। अब जैसे इंडिया में काफ़ी अलग अलग जो है जो हैं पार्टीज़ हैं जिनकी विचारधाराएँ अलग अलग हैं, पर ये पार्टीज जो है इनकी विचारधारा सेम है। उसके बाद है एफर्ट मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए क्या क्या एफर्ट करे गए हैं। तो जो कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जो एमएलए पहले क्या करते थे कि इलेक्शन जीत लिया, उसके बाद जो है अपनी पार्टी चेंज कर लेते थे। वहाँ पे उनको लालच दिया जाता था आपको एमएलए बना दिया जाएगा या फिर आपको कैश रिवार्ड्स मिलेंगे, तो वो पार्टी चेंज करते रहते थे। इसी को हम डिफेक्शन कहते हैं, नीचे इसकी डेफिनेशन आएगी भी। ठीक है, तो वो मिनिस्टर बनने के लिए पार्टी चेंज कर लेते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अमेंड करा गया, उसको थोड़ा सा रीन्यू करा गया, उसमें एक नया लॉ ऐड करा गया जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। जिसने क्या करा कि अगर एमएलए जो है या एमपी पार्टी चेंज करता है इलेक्शंस के बाद, तो वो अपनी जो है सीट है उसको लॉस कर देगा, और वहाँ पे दोबारा इलेक्शन होंगे, और इस लॉ ने डिफेक्शन को कम करने में भी हेल्प करी है। ठीक है,
उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करा है कि जो मनी का और क्रिमिनल्स का है जो इन्फ्लुएंस होता है इलेक्शंस में, ठीक है, उसको भी कम करा जाए। और ये हर कैंडिडेट के लिए अब ज़रूरी है कि वो अपने लिए जो एक एफिडेविट तैयार करे जिसमें एक क्रिमिनल उसकी जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स और क्रिमिनल केस जो है उसका अगेंस्ट अगर कोई चल रहा है तो उसकी डिटेल्स उसमें हो। पर ऐसे कोई जो और ये इन्फॉर्मेशन जो है कुछ काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो कैंडिडेट होते हैं उनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाता है, पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन जो कैंडिडेट ने दी है वो सही है या गलत है, ठीक है। ये भी एक ड्रॉबैक है, ठीक है। उसके बाद है इलेक्शन कमीशन जो है उसने क्या करा है, एक ऑर्डर पास करा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए नेसेसरी कर दिया है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग करें और इलेक्शंस करें और अपने जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको फाइल करें। उसके बाद है डिफेक्शन। इसका मतलब होता है जो इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी में चेंज कर लेना उसको, पार्टी को। उसके बाद आता है एफिडेविट। एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको साइन करा जाता है और सबमिट किया जाता है ऑफिसर को, जिसमें अपने स्वॉन मतलब कसम खा रखी होती है, स्टेटमेंट लिखी होती है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। उसके बाद है रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन पॉलिटिकल पार्टीज़। वो रिफॉर्म्स जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए करे जाने चाहिए, अभी करे नहीं, करे जाने चाहिए, ठीक है। उनके बारे में एक लॉ ऐसा बनाना चाहिए कि जो इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करे पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और एक हर पार्टी के लिए कंपलसरी होना चाहिए कि वो अपने मेंबर्स के नाम का जितने उसमें मेंबर्स हैं उसका एक रजिस्टर रखें और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे और एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो उसमें, ठीक है। उसके बाद है और जो बड़े हाईएस्ट पोस्ट हैं उन पर ओपन इलेक्शंस हो, जिसकी वजह से जो मतलब पार्टीज़ हैं उसमें कोई जो डायनेस्टिक सक्सेशन ना रहे, जिसके बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा भी था, ठीक है। ये पार्टी के लिए मैंडेटरी होना चाहिए कि वो अपनी जो है कैंडिडेट्स को मिनिमम नंबर ऑफ टिकट कम टिकट दे और वुमेन को जो है 1/3 टिकट दे, ठीक है। उसमें 1/3 कैंडिडेट वुमेन होनी चाहिए जितने भी वो टिकट्स बांटता है उसमें, ठीक है। और स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शंस के लिए, और जो गवर्नमेंट को है पार्टीज़ को पैसा देना चाहिए अपने इलेक्शन को सपोर्ट करने के लिए, उसके एक्सपेंसेस को सपोर्ट करने के लिए, और जो किस बेसिस पे जितने उसने वोट जीते थे लास्ट इलेक्शन में उसके बेसिस पे, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर है ये यहीं फिनिश होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो एज ऑलवेज लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर चैप्टर के नोट्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कीजिए। मेरी गारंटी है आपके 90 to 99% पक्का आएंगे अगर आप इन नोट्स से स्टडी करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।